नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एस एन तिवारी क्लासेस में। आज हम लोग टीजीटी पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम पर चर्चा इस वीडियो में करेंगे। प्यारे साथियों, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह जरूरी होता है कि सबसे पहले उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम एक कार्य योजना तैयार करें और उस कार्य योजना के अनुसार ही हम उस लक्ष्य की तरफ बढ़े तो निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त होती है। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी टीजीटी पीजीटी के पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। पहला जो इसमें पार्ट आता है हिंदी साहित्य के इतिहास से। हिंदी साहित्य के इतिहास में पहला जो आएगा साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। इसके अंतर्गत विभिन्न विद्वानों ने जिन्होंने लेखन हिंदी के इतिहास लेखन के लिए प्रयास किया, उन विद्वानों के इतिहास ग्रंथों को हमें इसमें अध्ययन करना है। इसके बाद हम देखेंगे काल विभाजन। सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का प्रयास किसने किया और सबसे सर्वश्रेष्ठ काल विभाजन किस विद्वान का है, इसमें हम लोग काल विभाजन के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद आता है आदिकाल। आदिकाल के कवियों का इसमें हम अध्ययन करेंगे। आदिकाल के नामकरण। आदिकाल को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे वीरगाथा काल कहते हैं, बीजोपन काल कहते हैं। तो इन आदिकाल का जो विभिन्न नाम है किन किन विद्वानों ने दिया है, इसके अंतर्गत हम देखेंगे आदिकाल के नामकरण के अंतर्गत। इसके बाद आता है आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। आदिकालीन साहित्य की प्रमुख विशेषताएं क्या रही, उसमें कौन कौन सी विशेषताएं आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत आती हैं, उन विशेषताओं को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। अब दूसरा आता है इसमें भक्ति काल। भक्ति काल का समय सीमा कब से कब है, इसको हम देखेंगे। भक्ति काल को विद्वानों ने किन किन नामों से अभिहित किया है, इस पर चर्चा करेंगे। इसमें आता है फिर संत काव्य और सूफी काव्य। जो निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धाराओं को में भक्ति काल को बांटा गया, उसमें निर्गुण के अंतर्गत संत काव्य धारा और सूफी काव्य आता है। तो पहले हम संत काव्य धारा के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद हम सूफी काव्य धारा के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य। इसमें राम भक्ति जितने भी कवि हैं उन कवियों के रचनाओं का हम अध्ययन इसके अंतर्गत करेंगे। कृष्ण भक्ति काव्य के अंतर्गत कृष्ण भक्ति के जितने भी काव्य हैं, जितने भी कवि हैं, उनका अध्ययन हम करेंगे। इसके बाद आएगा भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं। भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, इनका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो प्यारे साथियों, देखते हैं कि जो पहला हमारा है, लगभग यहां से जो क्वेश्चन आते हैं 7 से 8 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। यदि हम पहला जो है टॉपिक तैयार कर लेते हैं, साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा क्या है, काल विभाजन क्या है, आदिकाल का नामकरण किन किन विद्वानों ने किन किन नामों से अभिहित किया है उसे, आदिकालीन साहित्य की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, तो यहाँ से हमें 7-8 क्वेश्चन जो है टीजीटी हो या पीजीटी की परीक्षा हो उसमें मिल जाते हैं। टीजीटी और पीजीटी के पाठ्यक्रम में थोड़ा सा अंतर है, जब हम आगे चलेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे। इसके बाद यहाँ भक्ति काल से लगभग 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। इसमें भक्ति काल के कवियों की कितनी रचनाएं हैं, संत काव्य किसे कहते हैं, सूफी काव्य किसे कहते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से लगभग जो है टीजीटी पीजीटी में आपके हम जो पीछे पेपर कराए गए हैं चयन बोर्ड द्वारा, उसका हम आकलन करें तो यहाँ से लगभग 8 से 9-10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अब आते हैं तीसरे पार्ट में रीति काव्य। रीति काव्य को 3 धाराओं में बांटा गया, रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य। इसमें यहां से पूछा जाता है कि रीतिबद्ध कवि कौन कौन से हैं, रीति सिद्ध कवि कौन हैं और रीति मुक्त कवि कौन हैं। जब हम इसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो इस पर चर्चा होगी। यहां से हमारे क्वेश्चन लगभग यहां भी 5-6 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। इस प्रकार जो है आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल से लगभग जो है 20 से 25 क्वेश्चन के बीच में पूछे जाते हैं। इसके बाद आते हैं हम आधुनिक काल में। आधुनिक काल को विभिन्न भागों में बांटा गया, विभिन्न युगों में बांटा गया है। उन युगों का क्रमशः हम अध्ययन करेंगे। इसमें पहला जो युग है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग से भी मान के चलिए कि 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। इसके बाद आता है द्विवेदी युग। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ, द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन हैं और उन कवियों की रचनाओं को हमें इसके अंतर्गत अध्ययन करना पड़ता है।
इसके बाद आता है छायावाद युग। यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। छायावाद युग से ही लगभग 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं छायावाद युग से। तो छायावाद युग का नामकरण कैसे पड़ा, छायावाद युग की परिभाषाएं क्या, छायावाद की परिभाषाएं क्या हैं, किन किन विद्वानों ने किन किन कौन कौन सी परिभाषाएं इसके बारे में दी हैं, उनका अध्ययन करना पड़ता है। छायावादी जो प्रमुख कवि हैं, 4 कवि प्रमुख माने जाते हैं, तो प्रसाद पंत, निराला, महादेवी वर्मा, इनके रचनाओं का अध्ययन करना है। फिर इसी में छायावाद युग को 2 धाराओं में बांटा गया है, उन धाराओं का अध्ययन हमें करना पड़ेगा इसमें। इसके बाद आता है प्रगतिवाद युग। छायावाद के बाद जो युग आता है प्रगतिवाद, और यहाँ से भी प्रगतिवाद युग की विशेषताएं क्या हैं, इसके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, और उन कवियों की रचनाओं को हम लोग देखेंगे। यहाँ से भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ भारतेंदु युग से भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और द्वियोगी युग से भी आपके 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है प्रयोगवाद। प्रगतिवाद युग के समाप्ति के बाद प्रयोगवाद की शुरुआत होती है, और जिसके प्रमुख कवि की बात हम करें तो अज्ञेय जी आते हैं। और प्रयोगवादी जो कवि हैं उनका जो है एक मंडल है, उन जो मंडल में कवि आते हैं उनकी रचनाओं का अध्ययन हमें प्रयोगवाद में करना पड़ता है। इसके बाद आती है नई कविता। यहाँ से भी आपको मान के चलिए कि टीजीटी की परीक्षा हो चाहे पीजीटी की परीक्षा हो, उसमें जो है 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते हैं। अब इसके बाद आता है नई कविता। नई कविता से भी अधिकतर जो है प्रश्न पूछे गए हैं, और यहाँ जो है नई कविता के जो कवि हैं उनकी रचनाओं का अध्ययन हमें करना होगा। यहाँ से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। इसके बाद आता है परवर्ती काव्य धारा। जो नई कविता के बाद का जो काव्य आते हैं, जिन्हें साठोत्तरी कविता कहते हैं, वहां से भी प्रश्न आते हैं, और यहाँ से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। अब आएंगे हम लोग गद्य साहित्य का विकास। यह तो काव्य था। अब गद्य साहित्य में पहला जो आता है नाटक आता है। अब नाटक में जब हम पढ़ते हैं, नाटक से 3 से 4 क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं। आप पेपर को उठा के देख लेंगे, पूर्ववर्ती पेपर को देखेंगे जो पीछे कराए गए हैं, तो उसमें 3 से 4 क्वेश्चन जो है नाटक से पूछे जाते हैं। तो नाटक के अंतर्गत हम देखते हैं कि भारतेंदु युग के पूर्व कितने नाटक लिखे गए, भारतेंदु युगीन नाटक कितने लिखे गए, भारतेंदु युग के बाद कितने नाटक लिखे गए, प्रसाद युग के नाटक कितने हैं, प्रसादोत्तर युग के नाटक कितने हैं। तो इन युगों के आधार पर हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, तो यहाँ से जो है नाटक से जो है 3-4 क्वेश्चन हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद आता है एकांकी। यहाँ से भी एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एकांकी से। तो एकांकी प्रमुख एकांकीकार जो हैं उनकी रचनाओं का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो आता है गद्य में उपन्यास से, यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन भी पूछ लेता है, कभी 6-7 भी कर लेते हैं। तो उपन्यास में हमें पढ़ना पड़ता है प्रेमचंद के पूर्व के उपन्यास, प्रेमचंद युगीन उपन्यासों को अध्ययन करना होगा। प्रेमचंद के बाद जितने भी उपन्यास लिखे गए उन उपन्यासों का अध्ययन करना पड़ेगा। इसमें दलित उपन्यास भी पढ़ेंगे हम लोग, महिला उपन्यासकारों को भी पढ़ेंगे। तो यहाँ से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। इसके बाद आएंगे कहानी। कहानी में देखेंगे कि कहानी जो है प्रेमचंद के पूर्व जो प्रारंभिक कहानियां थी, वह प्रारंभिक कहानियों से भी क्वेश्चन आते हैं, वहां से आता है। फिर प्रेमचंद युग की जो कहानी है, प्रेमचंद उत्तर युग की जो कहानी है, बाद की जो कहानियां हैं, वहां से भी पूछा जाता है। और समकालीन जो कहानी है उससे पूछा जाता है, और महिला कहानीकार हैं वहां से भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहां से भी मान के चलिए कि 3 से 4 क्वेश्चन हर साल जो है पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है निबंध। निबंध में जब हम निबंध को पढ़ते हैं तो निबंध में देखते हैं कि जो उसमें है शुक्ल जी हैं, शुक्ल उत्तर निबंध पूछे जाते हैं, शुक्ल युग के निबंध पूछे जाते हैं, उनके पूर्व कितने निबंध लिखे गए उनकी जो चर्चा इसमें होगी। इसके बाद आता है आलोचना। आलोचना जो है टीजीटी में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, पीजीटी में आलोचना से 1-2 क्वेश्चन आते हैं। जितने भी लेखक हैं उनके जो आलोचनात्मक कृतियां हैं वह उसमें पूछी जाती हैं। तो यहां से मान के चलिए कि गद्य साहित्य से भी काफी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब इसके बाद आते हैं लघु विधा। लघु विधाओं से भी क्वेश्चन आते हैं। हम लोग अधिकतर लघु विधाओं को पढ़ते नहीं हैं, और जब देखते हैं कि परीक्षा में यहाँ से पूरे लघु विधाओं को मिला के 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला है आत्मकथा। कभी कभी आत्मकथा से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं।
हर साल देखेंगे तो आत्मकथा से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत हम जीवनी को पढ़ेंगे, रेखा चित्र को पढ़ेंगे, संस्मरण को पढ़ेंगे, यात्रा साहित्य पढ़ेंगे, रिपोर्टाज पढ़ेंगे, गद्य काव्य पढ़ेंगे, डायरी पढ़ेंगे, इंटरव्यू और व्यंग। यहां से सब में से जो है एक एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहां से लगभग मान के चलिए कि लघु विधा से 7 से 8 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो जो हर साल के पेपर का आंकड़ा होता है, तो जो हमारा साहित्य है, जो साहित्य के पाठ्यक्रम से जो प्रश्न आते हैं, लगभग मान के चलिए कि 60 से 70 के बीच जो है साहित्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे जरूरी है कि आधा क्वेश्चन जो है, आधे से अधिक क्वेश्चन जो है हमें कहां से मिल जाता है, हिंदी साहित्य के इतिहास से मिलता है। तो सबसे ज्यादा हमें साहित्य पर पकड़ बनाने की भी जरूरत है। और जो शेष क्वेश्चन आते हैं वह व्याकरण से आते हैं, भाषा विज्ञान से आते हैं, काव्य शास्त्र से आते हैं, तो उनका भी हम चर्चा करेंगे। अब दूसरा पार्ट जो होगा हमारा पढ़ना होगा वह व्याकरण। व्याकरण के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, वर्णमाला। वर्णमाला से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्णमाला से मान के चलिए कि 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं वर्णमाला से। इसके बाद हम संधि पढ़ेंगे। संधि से भी 3-4 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, 4-5 भी कर लेते हैं। समास से भी 1-2 क्वेश्चन आता है। कारक हम पढ़ेंगे, कारक से भी अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिंग से भी पूछे जाते हैं, वचन से भी आते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, इन सब से मान के चलिए कि एक एक क्वेश्चन, कभी कभी 1 क्वेश्चन, कभी कभी 2 क्वेश्चन, कभी कभी नहीं भी पूछा जाता है। जैसे संज्ञा से भी आ जाता है, कभी कभी सर्वनाम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा जो इसमें पूछा जाता है, विशेषण से भी क्वेश्चन अधिकतर आते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन विशेषण से पूछे जाते हैं, क्रिया से पूछे जाते हैं, अव्यय से पूछे जाते हैं, विराम चिन्ह जो आपको पढ़ने हैं। ज्यादा यह सिलेबस नहीं है विराम चिन्ह का, बहुत छोटा सा। यहां से भी 1-2 क्वेश्चन हर साल परीक्षा में आप देखेंगे पेपर उठा के, तो यहां से पूछे जाते हैं। वर्तनी अशुद्धि से पूछा जाता है, वाक्य शुद्धि अशुद्धि से यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। वर्तनी से तो लगभग देखेंगे आप पेपर उठा के, तो 1 से 2 या 3 क्वेश्चन जो है हर साल यहां से वर्तनी अशुद्धियों से पूछे जाते हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है, पर्यायवाची पढ़ना है, विलोम पढ़ना है, वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ना है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। लोकोक्ति पढ़ना है, मुहावरा। लोकोक्ति और मुहावरा दोनों से मिलाकर 2 क्वेश्चन हर साल लगभग पूछे जाते हैं। वाक्य पढ़ना है, उपवाक्य पढ़ना है, शब्द रचना पढ़ना है। शब्द रचना के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, तत्सम शब्द पढ़ते हैं, तद्भव पढ़ते हैं, देशज शब्द पढ़ते हैं, विदेशज शब्द पढ़ेंगे और संकर शब्द। यहां से भी क्वेश्चन हर साल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यह तो हो गया दूसरा पार्ट, हम व्याकरण में देखेंगे। अब तीसरा जो पार्ट है उसमें हम देखेंगे भाषा विज्ञान में कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाषा विज्ञान में देखेंगे, वहां से भी अधिकतर क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। भाषा विज्ञान देखेंगे, भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान में कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भाषा का उद्भव एवं विकास। भाषा के उद्भव और विकास, इसको हमें पढ़ना है। इसके अंतर्गत हिंदी भाषा के जो क्षेत्र हैं, हिंदी भाषा के क्षेत्र, यहां से काफी क्वेश्चन आता है। हिंदी भाषा के जो क्षेत्र हैं वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी की उपभाषाएं, हिंदी की उपभाषाएं, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोलियां, बोलियों से काफी क्वेश्चन आते हैं। किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विशेषताएं, जैसे भाषा की विशेषताएं क्या क्या हैं, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हिंदी शब्द संपदा,
हिंदी शब्द संपदा, यहां से क्वेश्चन आते हैं। हिंदी की ध्वनियां, अर्थ, परिवर्तन की दिशाएं। तो देखेंगे साथियों, भाषा विज्ञान का जो हमारा सिलेबस है वह इतना है। भाषा विज्ञान के अंतर्गत जो पूछा जाता है वह भाषा का उद्भव और विकास कैसे हुआ। जो भाषा है उसका उद्भव और विकास कैसे हुआ, जैसे संस्कृत से पाली, पाली से अपभ्रंश, अपभ्रंश, ऐसे जो भाषा का विकास हुआ है उसको हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। हिंदी भाषा के जो क्षेत्र हैं वह क्षेत्र कौन कौन से हैं, हिंदी भाषी क्षेत्रों को हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। इसमें हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं, 5 उपभाषाएं हैं। 5 उपभाषाओं के अंतर्गत जो बोलियां 18 आती हैं उन बोलियों का अध्ययन हम करेंगे। उनकी विशेषताएं क्या हैं, हिंदी शब्द संपदा और हिंदी की ध्वनियां कौन कौन सी हैं, अर्थ क्या है और परिवर्तन की दिशाएं क्या हैं, इसके अंतर्गत हम इसका अध्ययन करेंगे। तो यहां से हम देखते हैं कि भाषा विज्ञान से मान के चलिए कि 7 से 8 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। अधिक भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर हम देखते हैं कि 7 से 8 क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे इसी में देवनागरी लिपि, भाषा विज्ञान के अंतर्गत ही हम देखेंगे देवनागरी लिपि। यहां देवनागरी लिपि से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें होता है देवनागरी लिपि का नामकरण, देवनागरी लिपि का नामकरण कैसे हुआ इसको हम पढ़ेंगे। इसके बाद देखेंगे विकास, देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ, देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या क्या हैं, फिर इनकी त्रुटियों को पढ़ना है। देवनागरी लिपि की जो त्रुटियां हैं उनको पढ़ेंगे। सुधार के प्रयत्न, देवनागरी लिपि के सुधार के कितने प्रयत्न किए गए, कितनी समितियां गठन की गई, उन समितियों का अध्ययन जो है हम सुधार में पढ़ेंगे। इसके बाद इसी में पढ़ेंगे राष्ट्रभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं और राजभाषा किसे कहते हैं, इनकी परिभाषाओं को देखेंगे, इनकी विशेषताओं को हम देखेंगे। और इसी में देखेंगे संपर्क भाषा के रूप में, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी। तो जो हम देवनागरी लिपि के अंतर्गत पढ़ेंगे इन चीजों का अध्ययन करेंगे। तो यहां से भी मान के चलिए कि 2 से 3 क्वेश्चन यहां से भी पूछे जाते हैं। इसमें हमको देखना है कि देवनागरी लिपि का नामकरण कैसे हुआ, देवनागरी लिपि का विकास कहाँ हुआ, देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या क्या हैं, देवनागरी लिपि में त्रुटियां जो हैं उन त्रुटियों को देखना है। उस त्रुटियों में जो सुधार के प्रयत्न किए गए, विभिन्न समितियां गठन की गई, उन समितियों के बारे में पढ़ना है। राष्ट्रभाषा क्या है, राजभाषा क्या है और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का क्या महत्व है, इन चीजों को हम देवनागरी लिपि में पढ़ेंगे। अब इसके बाद आगे जो देखेंगे हम संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य से जो प्रश्न पूछा जाता है, संस्कृत साहित्य से भी ये मान के चलिए कि 4 से 5 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और बहुत आसान है। हमें उनमें सीमित कवियों को पढ़ना है, उन्हीं की रचनाओं को यदि हम तैयार कर लेंगे तो हमारे 5 से 6 क्वेश्चन जो है वहां सही हो जाते हैं। क्योंकि टीजीटी और पीजीटी का जो कंपटीशन है बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि हमें इसमें एक रुचि लाना है। 125 में मान के चलिए कि 120 तक हम लाते हैं तो हमारा सिलेक्शन जो है यह होता है कि हो जाएगा। तो आइए इसमें देखते हैं कि संस्कृत साहित्य में क्या क्या पूछेगा। संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य के अंतर्गत जो है संस्कृत के प्रमुख रचनाकार, संस्कृत के प्रमुख रचनाकार, संस्कृत के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं,
उनकी रचनाएं। इसमें क्या पढ़ना है कि संस्कृत के प्रमुख जो रचनाकार हैं, कौन कौन से रचनाकार हैं, यहां पर सिलेबस में दिया गया है आपके टीजीटी पीजीटी में। इसमें पढ़ना है भास को, पहला जो कवि को पढ़ना है हमें भास को पढ़ना है, कालिदास। इसमें भास की प्रमुख रचनाओं को पढ़ना है और इसमें जो है कालिदास, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा गया है कि कालिदास के पूर्ववर्ती कवि कौन हैं, तो भास। कालिदास के पूर्ववर्ती कवि यानी पहले जो कवि हैं वह भास आते हैं, तो यहां हमें भास को पढ़ना है, कालिदास को पढ़ना है, माघ को पढ़ना है, दंडी को पढ़ना है, भारवी को पढ़ना है, माघ को पढ़ना है, दंडी को पढ़ना है, भारवी को पढ़ना है, भवभूति, श्रीहर्ष को पढ़ना है, मम्मट को पढ़ना है, राजशेखर को पढ़ना है, विश्वनाथ को पढ़ना है, बाणभट्ट को पढ़ना है, शूद्रक। तो देखेंगे कि जो संस्कृत में हमें जिन जिन कवियों का अध्ययन करना है उसमें भास को पढ़ना है। भास कौन थे, इनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा जानना होगा और इनकी प्रमुख रचनाओं को जानना पड़ेगा हमें। कालिदास के कौन कौन से नाटक हैं, कौन कौन से महाकाव्य हैं, कौन कौन से इनके गीत काव्य हैं और कालिदास का जन्म कहाँ हुआ था, इनके बारे में पढ़ना है। जैसे माघ है, माघ की कौन सी रचना है, उनके रचनाओं के बारे में पढ़ना है। दंडी कौन थे, दंडी के उपनाम कौन कौन से थे, भारवी के उपनाम कौन से थे, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन थी। इसी प्रकार भवभूत को पढ़ना है, श्रीहर्ष, मम्मट, राजशेखर, विश्वनाथ, बाणभट्ट, शूद्रक। तो प्यारे साथियों, यह जो कवि दिए गए हैं, यह जो है 10-12 जो कवि हैं संस्कृत के, यहां से हमें जो है हमारा अगर यदि हम इनको पढ़ लें तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। मुश्किल से अगर हम इस पर मेहनत करें तो मान के चलिए कि 1 हफ्ते में हम इसको तैयार कर लेंगे और यहां से हमारे 5 से 6 क्वेश्चन जो है तैयार हो जाते हैं। मिनिमम जो है 5 से 6 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। तो यह हो गया संस्कृत साहित्य। अब संस्कृत के व्याकरण से भी क्वेश्चन आते हैं। संस्कृत व्याकरण, अब संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत क्या क्या पूछता है। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत देखेंगे तो इसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसी में हमें जो है संस्कृत के समास को पढ़ना है। संस्कृत के समास से भी क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। इसमें विभक्ति पढ़ना है, विभक्ति, उपसर्ग पढ़ना है, संस्कृत के प्रत्यय को पढ़ना है। वहां हिंदी का प्रत्यय और उपसर्ग था, यहां संस्कृत के प्रत्यय और उपसर्ग को पढ़ना है। धातु पढ़नी है, धातु के बाद रूप पढ़ना है और फिर अनुवाद। यह है संस्कृत का जो व्याकरण है। संस्कृत के व्याकरण के अंतर्गत हमें इतना पढ़ना है। तो जो हम संधि पढ़ेंगे, हिंदी का जो संधि पढ़ेंगे, लगभग वही संधि जो है संस्कृत का होता है। तो यह चीजें तो हमारा हिंदी का जब पढ़ लेते हैं तो वहीं से तैयार हो जाता है। समास थोड़ा भिन्न होता है, यहाँ समास को हमें थोड़ा देखना है। विभक्ति को पढ़ना है, इसके उपसर्ग को पढ़ना पड़ेगा, प्रत्यय को, धातुएं कौन कौन से धातु से, जैसे पट धातु हो गया, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं 2-3 क्वेश्चन। रूप से मान के चलिए कि 1-2-3 क्वेश्चन हर साल जो है रूप से पूछे जाते हैं। और अनुवाद से हर साल 1 या 2 क्वेश्चन हर साल जो है पूछा जाता है। चाहे टीजीटी की बात हम कर लें चाहे पीजीटी की, यहां से जो है हिंदी दे दिया जाता है, हिंदी के वाक्य दिए जाते हैं, उसे संस्कृत में अनुवाद करना होता है। तो यहां से अनुवाद से भी प्रश्न आते हैं। तो इसमें हो गया संस्कृत साहित्य। अब एक पार्ट और आपका बच रहा है काव्य शास्त्र,
जहां रस छंद अलंकार से क्वेश्चन आते हैं उसको देख लेंगे। यही हमारा जो है पूरे टीजीटी पीजीटी का सिलेबस है। देखते हैं। काव्य शास्त्र, काव्य शास्त्र, काव्य शास्त्र में हमें क्या क्या पढ़ना है, इसके सिलेबस जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा दिए गए हैं उन सिलेबस पर हम चर्चा करेंगे। इसमें है काव्य की परिभाषा, काव्य की परिभाषा। विभिन्न विद्वानों ने जो काव्य की परिभाषा दी है उन परिभाषा का अध्ययन इसके अंतर्गत हम करेंगे। इसके बाद है काव्य के लक्षण, काव्य के लक्षण। काव्य के जो लक्षण होते हैं उन लक्षण के बारे में चाहे हिंदी के विद्वान हो चाहे संस्कृत के विद्वान हो उन दोनों का अध्ययन हम करेंगे। इसमें काव्य की परिभाषा को देखेंगे, इसमें काव्य के कौन कौन से लक्षण होते हैं। संस्कृत के विद्वानों ने भी काव्य के लक्षण दिए हैं और हिंदी के विद्वानों ने भी काव्य के लक्षण दिए हैं, तो उन दोनों को हमें पढ़ना है। इसके बाद पढ़ना है काव्य के प्रयोजन, काव्य का प्रयोजन। काव्य के लिखने का प्रयोजन क्या है, काव्य का प्रयोजन। काव्य के लिखने का प्रयोजन क्या है, काव्य हेतु। काव्य हेतु से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो काव्य का हेतु क्या है इसको भी हमें देखना है कि काव्य के लिखने का प्रयोजन, उद्देश्य क्या रहा है। प्रयोजन का अर्थ होता है उद्देश्य, काव्य के लिखने का उद्देश्य क्या रहा है इसको पढ़ना है। फिर काव्य हेतु पढ़ना है। इसके बाद पढ़ना है काव्य के गुण, काव्य गुण, काव्य दोष, काव्य दोष। इसके बाद पढ़ना है हमें रस, छंद, अलंकार। रस, छंद, अलंकार। तो हमें देखना है काव्य के गुण, काव्य के दोष। काव्य के गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, जैसे गुणों को पढ़ना है तो 3 गुण होते हैं तो 3 गुणों को पढ़ना है। फिर विभिन्न विद्वानों ने गुणों की संख्या अलग अलग मानी है, वहां से भी हर साल क्वेश्चन आते हैं। काव्य के दोष को पढ़ना है। रस से हर साल क्वेश्चन आता है और छंद और अलंकार, इन तीनों से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रस से मान के चलिए कि 2 से 3 क्वेश्चन रस से हर साल पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन जो है छंद से पूछे जाते हैं और अलंकार से कभी कभी 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अलंकार से 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काव्य दोष से तो नहीं, काव्य गुण से लगभग हर साल 1-8 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बाद देखेंगे विभिन्न संप्रदाय, जो काव्य के विभिन्न संप्रदाय हैं, विभिन्न संप्रदाय से भी क्वेश्चन आते हैं। विभिन्न संप्रदाय जैसे रस संप्रदाय, जो रस संप्रदाय है इसके प्रवर्तक कौन रहे, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अलंकार संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय के जैसे प्रवर्तक भामा को माना जाता है तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद आता है ध्वनि, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय। फिर इसके बाद आता है रीति संप्रदाय, संप्रदाय। और इसके बाद आता है रीत के बाद औचित्य संप्रदाय। तो यहां से जो क्वेश्चन आते हैं वह ऐसे पूछ लिया जाता है कि रीत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं और वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं, अलंकार के संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं, रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। और रस संप्रदाय के व्याख्याताओं के बारे में हर साल क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जाता है। 4 व्याख्याता हैं रस संप्रदाय के, उनसे जो है क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो यह मान के चलिए कि वहां से ये क्वेश्चन रस से तो आता ही है, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, उसे संप्रदाय से पूछे जाते हैं। इसी में पढ़ना होगा हमें शब्द शक्ति के बारे में, शब्द शक्ति
अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, 3 शब्द शक्ति होती है। उन तीनों शब्द शक्तियों के बारे में पूछा जाता है। कभी पंक्ति दे दिया जाता है और पहचानने के लिए दे दिया जाता है कि इसमें कौन सी शब्द शक्ति है। तो ऐसे ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर प्रयोक्ता में पूछे जाते हैं। टीजीटी में शब्द शक्ति से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं या नहीं के बराबर पूछे जाते हैं। तो इसमें जो है यह हो गया हमारा पूरा पाठ्यक्रम। हिंदी टीजीटी पीजीटी का यह पाठ्यक्रम है और इसी पाठ्यक्रम के अनुसार हम जो है प्रतिदिन जो है एक एक क्लास पढ़ते रहेंगे और यह मान के चलिए कि इसकी तैयारी में लगभग 6 से 7 महीने अगर हम लगातार इसको पढ़ते रहें तो 6 से 7 महीने लग जाएगा जब हमारी तैयारी पूर्ण हो जाएगी। और निश्चित रूप से जब तैयारी हमारी पूर्ण हो जाएगी, जब हम सिलेबस के अनुसार उसको पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से हमें परीक्षा में सफलता मिलेगी। आज बस इतना ही। धन्यवाद।